नमस्कार, स्वागत। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 रबी क्रॉप्स में आपका स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पी कल्टीवेशन। पी यानी मटर, पीजियम स्टेवियम। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है इसका यूरोप से लेकर साउथ वेस्ट एशिया और इथोपिया। इसको हम ग्रीन पोर्ट्स के रूप में भी इसका कल्टीवेशन करते हैं और सीड के रूप में भी इसका कल्टीवेशन करते हैं। इस आधार पे हम इसको दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, गार्डन पी और फील्ड पी। गार्डन पी वो होती है जिसको हम इमेच्योरली हार्वेस्ट कर लेते हैं कुकिंग के लिए, ग्रीन पीज को से डिलीशियस सीड बनाने के लिए, फ्रोजन करने के लिए, कैनिंग करने के लिए। और जो फील्ड पी है उसका काम है, जो पर्पज़ है वो सीड प्रोडक्शन का। और इसमें हम क्या करते हैं, तब हार्वेस्टिंग करते हैं जब सीड पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और इसको दाल के रूप में और विभिन्न प्रकार की जो डिशेज बनाते हैं उनके रूप में इसका प्रयोग ह्यूमन कंजप्शन में होता है। इसका स्ट्रा भी बहुत न्यूट्रिशियस है क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर लगभग 22.5 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 62.1, फैट्स बहुत कम है जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 1.8 मिनरल्स प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, राइबोफ्लेविन, थायमिन और नायसिन। तो इस प्रकार जब इसका न्यूट्रिशन रिच है तो इसको जो कंज्यूम करेगा एनिमल, उसका भी जो प्रोड्यूस आएगा, चाहे वो मिल्क के रूप में हो या मीट के रूप में, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि जो मटर का पौधा है वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखता है। एक तो ये हर्बिएसियस प्लांट है, एनुअल लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसके रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम में इसकी जड़ों में गांठ होती हैं जिसको नोडूल बोलते हैं, और वो नोडूल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। जो स्टेम होती है वो होलो होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सकुलेंट होती है और रिजेस बने हुए होते हैं। जो इसकी लीव्स होती हैं वो पिन्नेट कंपाउंड लीव्स मिलते हैं इसके अंदर। और जो टर्मिनल जो पोर्शन होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल में। जैसे ये आप ये बड़ा पोर्शन देख रहे हो तो लीफ होने के साथ साथ इसमें टेंड्रिल्स निकल जाते हैं और उस टेंड्रिल्स के ऊपर बाद में मटर की जो पोर्ट्स होती हैं वो लगती हैं। अब इसके बेस ऑफ जो पेट्योल्स हैं, पेट्योल की जो बेस होगा उसके ऊपर स्टेप्यूल्स या ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे। पेट्योल्स क्या हुआ, ये प्लांट की लीफ है और ये जब थोड़े से पोर्शन के साथ अलग करके लीफ से जुड़ी होती है तो इसको हम बोलते हैं पेट्योल। और यहाँ अपेंडिज होती है, ये जो इस लीफ को छोटा दिखने में दिखाती हैं। तो जो अपेंडिज होती हैं ये ब्रैकेट्स या स्टेपुल्स के नाम से जानी जाती हैं। और ये पोटूल्स जो पेट्योल्स को इस हिसाब से कवर कर लेती हैं, इस जो जहाँ से कनेक्टेड पार्ट है इसको, कि हमें लीफ सेसाइल दिखती है। इसका ओरिजिन इथोपिया है, क्रोमोसोम नंबर 14 है, सेल्फ पोलिनेशन है, लॉन्ग डे प्लांट है ये। प्रोटीन इसके अंदर मॉडरेटली पाया जाता है, सल्फर की डेफिशिएंसी होती है और इसीलिए इसमें मिथायोनिन और सिस्टीन की जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, वो कम मिलती है। पी की क्वालिटी को नापने के लिए टेंड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। हिस्टोन कब प्रेजेंट होता है, जब डीएनए में सेल डिवीजन का एस फेज होता है, उसके अंदर ये प्रोटीन बनता है। और इसकी प्रेजेंसी, हिस्टोन की प्रेजेंसी इस पी को मोज़ेक रेजिस्टेंस बनाती है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइना, इंडिया, यूएसए, इजिप्ट, रसिया, इथोपिया, ये इसके इम्पोर्टेंट ग्रोइंग कंट्रीज हैं। और चाइना फर्स्ट है प्रोडक्शन में एज वेल एज एकरेज में। और उसके बाद ये दोनों चीज़ों में इंडिया का नंबर आता है। अगर इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पी का प्रोडक्शन होता है। लगभग पूरे देश का 60% प्रोडक्शन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और बिहार इसके बाद आते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पहले भी जैसे पढ़ा कि दो पर्पज़ के लिए उगाया जाता है। तो पहले है गार्डन पी, जिसको हम टेबल पर्पज़ के लिए उगाते थे। हरा पी जो पी है उसको कंज्यूम करते हैं इसे पोट से दाने निकाल के। तो इसको पीजियम स्टेवियम ओरिएंटेंस बोलते हैं। इसकी यंग ग्रेन्स को मोस्टली हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, कैनिंग पर्पज़ के रूप में यूज़ करते हैं। सील्ड बोल्ड होते हैं और कुछ वैरायटीज़ में व्रिंकल्ड होते हैं। और इसकी जो वैरायटीज़ है गार्डन पी की, इसके लगभग क्रीम कलर के या वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। फील्ड पी, पाइजियम स्टेवियम वैरायटी आर्वेंस,
जो आर्वेंसिस यानी फील्ड पी है जिसके हम सीड यूज़ करते हैं, तो वो सीड कब हार्वेस्ट करते हैं, राइप हो, मैच्योर हो, और उनको हम दाल के रूप में यूज़ करते हैं। और इनको हम ग्रीन फॉरेज के रूप में भी यूज़ करते हैं और ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके जड़ों में गांठ होती है, पौधा है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है। अगर हम इसको कल्टीवेशन करते हैं तो अगर हमारे पास थोड़ा पानी है, रेनफेड कंडीशंस, उसमें भी हम इसको उगा सकते हैं, क्योंकि हार्डी प्लांट है, ड्रोट को बहुत हद तक टॉलरेट करता है और फ्रोस्ट को भी ये सहन कर पाता है। जो इसके सीड्स होते हैं वो, जो फील्ड पी की बात है, वो राउंडेड होते हैं, लिटिल एंगुलर, थोड़े से आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। दे आर जनरली कलर्ड फ्लावर्स। तो जिस फूल पेड़ के ऊपर आपको कलर्ड फ्लावर मिले तो वो समझ लो फील्ड पी है, और जिसके अंदर वाइट या क्रीम कलर के फ्लावर मिले वो ग्रीन पी है। और जो इनके सीड है वो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रीन सीड है और फील्ड पी के सीड है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये रबी क्रॉप है तो गर्मी में उगाई जाती है, 10 से 18 डिग्री तापमान है, उसके अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ये फ्रोस्ट को वहन कर सकती है। टेम्परेट रीजन से सेमी एरिड जो रीजन है वहाँ तक इसको उगाया जा सकता है, पर यह समर की हीट में बेस्ट सर्वाइव नहीं कर पाती, और ना ही जो ट्रॉपिकल लैंड्स हैं टेम्परेट ऊपर की तरफ जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल वो पोर्शन जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो समर में ये क्रॉप ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसके फ्लावर्स होते हैं वो यंग पोर्ट से बैडली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर हमारी डेट ऑफ सोइंग को हम चेंज करते हैं तो फ्रोस्ट का है महीना जनवरी और फरवरी का, उसमें ये अपने आप को हम बचाने में सक्षम हो पाते हैं, ताकि वो अपना जो वेजिटेटिव पीरियड है उस रिप्रोडक्टिव फेज में जाए, तो उससे उस पीरियड्स के बाद में आए। अब इसमें क्योंकि डेंसली क्रॉप है, लीफ एरिया ज़्यादा होता है इसमें, तो अगर हाई ह्यूमिडिटी होती है तो हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर दोनों डिजीज़ के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके चांसेस को बढ़ा देती हैं। अगर आपको पी का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए सोयल आपको वेल ड्रेन्ड चाहिए। अगर इसमें वाटर लॉकिंग कंडीशंस हो जाती है तो ये फसल खराब हो जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉकिंग कंडीशंस में। तो जो वेल ड्रेन लोम सॉइल्स होती हैं वो पी के लिए बेस्ट कल्टीवेशन है, और जो पीएच रेंज है वो 6 से 7.5 तक है, और ऑप्टिमम पीएच का कहीं क्वेश्चन आता है तो 6.5 इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशंस की जो जनरली फॉलो होते हैं हमारे यहाँ। तो मेज के साथ फील्ड पी, राइस के साथ फील्ड पी, कॉटन के साथ फील्ड पी, सोरगम के साथ फील्ड पी, और जो पर्ल मिलेट के साथ फील्ड पी है। अगर हम साउथ वेस्ट हरियाणा की बात करें तो ये जो क्रॉप रोटेशन है ये बहुत हद तक फॉलो किया जाता है। इसको हम मिक्स्ड क्रॉप के साथ भी बो सकते हैं, चने के साथ, बारले के साथ, व्हीट, ओट, रेपसीड और मस्टर्ड क्रॉप के साथ इसको हम मिक्स करके भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसको ओटोमन जो शुगर कैन की क्रॉप है उसके साथ विंटर क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा, जैसे अमूमन हमारी जो स्पेसिंग है गन्ने की वो 90 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर एक साइड छोड़ देंगे, 30 सेंटीमीटर एक साइड, तो इसके बीच में 2 रोज लगा देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस भी 30 होगी, तो 30 30 90, तो 2 रो हम शुगर कैन की रोज के बीच में फील्ड वे के लगा सकते हैं, जिससे इंटरक्रॉपिंग हो जाती है, कवर क्रॉप का काम करती है, नाइट्रोजन उसके रूट नोडल्स में होती है, बाद में इसकी मल्चिंग हो जाती है। तो ये विन विन टाइप का इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हरियाणा में कई जगह देखने को मिलता है। फील्ड प्रिपरेशन क्या करेंगे, जैसे आप खरीफ की क्रॉप हार्वेस्ट करोगे तो आपको पता है कि इसका रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम है, यानी जड़ें नीचे तक जाएंगी गहराई तक, और जब गहराई तक जाएंगे तो जड़ों को जाने के लिए नीचे ज़मीन थोड़ी लूज चाहिए, तो एक इसमें डीप प्लोइंग हमें ज़रूरी है। वो आप चीजल से करो या माउल ब्रॉड प्लो से करो। वो करने के बाद आपको 2 से 3 हैरोइंग और उसको प्लैंकिंग के साथ फॉलो करना है, तो एक पल्वराइज सीड बेड तैयार हो जाएगा। हमें इसमें फाइन सीड बेड की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट जो सीड बेड होगा वो मटर के लिए पर्याप्त होता है। फील्ड लेवल हो, ताकि जब आप पानी इरिगेशन दें, फ्लड इरिगेशन, तो वो पानी एक जगह ऐसा, उसमें ऐसा डिप्रेशन ना हो जहाँ पानी खड़ा हो जाए, क्योंकि सेंसिटिव क्रॉप है, और जब पानी खड़ा हो जाएगा तो पूरी की पूरी फसल उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो खेत का हिस्सा आपका खराब हो जाएगी। प्री सोइंग इरिगेशन इसमें रिक्वायर्ड। अगर आप मटर की खेती करते हो तो जब खेत की तैयारी करते हो तो उससे पहले पानी लगाओ, फिर उसके बाद ये आप हैरोइंग और प्लैंकिंग करके खेत को तैयार कर दो।
अब सोइंग टाइम, अगर हरियाणा की कंडीशंस के बात करें तो हम इसको जो अक्टूबर है उसको मिड नवंबर तक हम इसको लगा सकते हैं। अगर हम हिल्स की तरफ हैं तो मार्च के एंड से और मई तक इसकी खेती हम कर सकते हैं। अगर आपको अर्ली सोइंग करनी है, यानी अक्टूबर में जल्दी सोइंग करनी है, अर्ली क्रॉप लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर स्टोन बोरर का अटैक आता है, तो आपको उसके प्रति जो प्रिकॉशंस मेजर हैं वो करने पड़ेंगे। इसके सोइंग के लिए बेस्ट जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 के आसपास होना चाहिए, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए। दोनों ही अवस्था, यानी नवंबर के बाद का महीना जब 20 से नीचे एवरेज टेम्परेचर चला जाता है, इसका मतलब इसका जर्मिनेशन कम होगा। तो हमें 20 और 30 के बीच में जब टेम्परेचर हो तब हमें पी की सोइंग करनी चाहिए। सीड रेट क्या है? सीड रेट इसका जो आपकी वैरायटीज़ होंगी उसके आधार पे और टाइम ऑफ सोइंग के आधार पे बहुत डिपेंड करता है। जबकि हम और जो क्रॉप्स है उसमें देखते हैं कि अगर आपको डिलेड सोइंग करनी है तो आपको सीड रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। जो अर्ली वेज वैरायटीज़ हैं उसमें हमें 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, और 100 से 125 किलो सीड पर हेक्टेयर हमें बिजाई के लिए हमारे लिए पर्याप्त रहता है। अगर टाल वैरायटीज़ हैं और लेट मैच्योरिंग है तो हमें क्या करना है, स्पेसिंग को वाइडर कर देना, 20 की बजाय 30 सेंटीमीटर अपार्ट रो टू रो डिस्टेंस रखनी है। और ऐसा करते हैं तो हमारे 70 से 80 किलो बीज लगता है, और इसको हम डिबलिंग मेथड से, बिहाइंड द प्लो, सीड ड्रिल से भी हम मटर की खेती कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि सीड इसका हार्ड होता है, तो अगर इसका जर्मिनेशन ढंग से करना है तो आपको एक ओवरनाइट यानी 12 घंटे जो इसको सीड को पानी में भिगो के रखना है, ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो, उसके माइक्रो पाइल है उससे पानी का एब्जॉर्प्शन हो सके और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया बढ़ सके। फंगस से जो ग्रसित बीमारियां होती हैं उससे बचने के लिए थायरम या कार्बनिज्म का 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। यानी 100 किलो बीज डालते हो तो आपको 250 ग्राम बवास्टिन की ज़रूरत पड़ेगी सीड ट्रीटमेंट के लिए। नोडुलेशन सही हो तो हमें जो प्रॉपर स्ट्रेन है बैक्टीरिया की उससे इसका सीड ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, और जो फसल राइजोबियम कल्चर के साथ सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई करते हैं तो उसकी यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके अंदर नोडल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होती है, तो प्लांट इजीली ग्रो करता है। अब बात करते हैं वैरायटीज़ की। तो लगभग 3 से 4 महीने के बीच इसकी औसतन जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है होता है। तो पहली वैरायटी आती है अपर्णा। वो अपर्णा 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है। वाइट फ्लावर्स आते हैं, यानी कौन सी है ये? गार्डन पे। यील्ड पोटेंशियल है इसका 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर का है। जयंती वैरायटी 125 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सीड है इसके बोल्ड है, वाइट सीड वैरायटी है। पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, और इसका यील्ड पोटेंशियल है 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। उत्तरा, ये भी वैरायटी 125 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मीडियम साइज है, क्रीम कलर के सीड्स हैं। जो वैरायटी रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट की, और इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अगली है P5। ये वैरायटी थोड़ी लंबी है, 135 से 40 दिन में मैच्योर होती है। वाइट कलर के फूल आते हैं, राउंड है, अट्रैक्टिव, स्मूथ और बोल्ड सीड है। रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू से, और इसका यील्ड पोटेंशियल है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। रचना, ये वैरायटी 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। प्लांट्स टाल है, इरेक्ट है, सीधे हैं, सीड्स हैं, वाइट है, राउंड है, बोल्ड है, और जो पाउडरी मिल्ट्यू के प्रति ये सहनशील है। यील्ड पोटेंशियल इसका 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अगली वैरायटी है किन्नूरी। ये वैरायटी भी 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती है। स्प्रेडिंग टाइप की है। जो अब तक वैरायटी टाल वैरायटी थी, इरेक्ट वैरायटी थी, ये वैरायटी हमारी स्प्रेडिंग टाइप है। सीड्स राउंड है, अट्रैक्टिव है, वाइट इन कलर के हैं। जो इसके फ्लावर्स आते हैं, ससेप्टेबल है ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के प्रति, और इसका यील्ड पोटेंशियल 15 से लेकर 25 क्विंटल पर हेक्टेयर तक होता है। नेक्स्ट वैरायटी है शिखा। 130 से 140 दिन में पक के तैयार होती है। ड्वार्फ वैरायटी है। इस वैरायटी का जो औसतन पैदावार है वो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर का है, और पाउडरी मिल्ट्यू के प्रति रेजिस्टेंट है। स्वाति शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सीड्स राउंड है, वाइट इन कलर है,
रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट से, और इसका यील्ड पोटेंशियल 25 से 30 क्विंटल है। मालवीय P2, ये वैरायटी के जो प्लांट्स है वो मीडियम साइज के हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, सीड्स बोल्ड है, वाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है, और इसका यील्ड पोटेंशियल 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। मालवीय P15, ये वैरायटी भी छोटे टाइम की है, 120 से 125 दिन में पक्का तैयार हो जाती है, मीडियम हाइट है, यानी लॉजिंग के चांसेस कम है, लेस नंबर ऑफ लीव्स हैं, सीड्स बोल्ड है, राउंड है, वाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है, और इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 28 से 32 क्विंटल पर हेक्टेयर है। JP 885, वैरायटी 125 से 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जो लीव्स हैं वो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। हैवी सॉइल्स पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी ये वाटर की जो लो स्टैग्नेशन है उसको थोड़े टाइम के लिए सहन कर सकती है, क्योंकि जहाँ हैवी सॉइल्स होंगी वहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट है, और इसका यील्ड पोटेंशियल 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो एक तो हमें पता है बड़ा स्लेंडर पौधा है, बड़ा सकुलेंट है, बड़ा नाजुक सूट सिस्टम है इसका, और बाद में जब पोर्स आते हैं तो टेंड्रिल्स ज़्यादा होती हैं, तो नंबर ऑफ सीड्स पर यूनिट पर प्लांट भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए अगर इसको सारे पोषक तत्व एक साथ मिल जाएं तो वो सबसे बेहतरीन पैदा देती है। तो इसलिए हमें रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी कि 20 टन पर हेक्टेयर हमें ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई कर देना चाहिए जब लैंड प्रिपरेशन हो, यानी खेत की तैयारी से लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले। नाइट्रोजन खुद फिक्स कर लेती है, तो केवल स्टार्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। 20 से 30 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हम बेसल अप्लाई कर दें इसको, और ड्रिल कर दें 40 से 60 kg P2O5, 30 से 40 K2O और 25 kg जिंक सल्फेट 4 से 5 सेंटीमीटर डीप सिस्टम, क्योंकि हमने ज़मीन की तैयारी में भी डिस्कस किया था कि इसमें एक डीप प्लोइंग आवश्यक है। जब डीप प्लोइंग करोगे तो हमारे लिए प्लेसमेंट आसान हो जाती है। तो जो सोइंग की डेप्थ है उससे अगर 3-4 सेंटीमीटर नीचे जाती है हमारी ड्रिलिंग के फर्टिलाइजर की ड्रिलिंग, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। इरिगेशन ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है इस क्रॉप में। अगर आपके पास एक इरिगेशन है तो आप 45 दिन बाद दोगे, नहीं तो आपके पास अगर 2 इरिगेशन देने में सक्षम है तो पहला इरिगेशन हमें 45 दिन में और दूसरा पॉड फिलिंग स्टेज पे हमें देना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉप वाटर की स्टैग्नेशन को ज़्यादा सहन नहीं कर पाती। इसलिए हमें लाइट और यूनिफॉर्म इरिगेशन इसमें देना चाहिए। अगर हम पूरे खेत में एक साथ एक नाके से पानी देते हैं फ्लड इरिगेशन में, तो इसमें लॉजिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फसल थोड़े से ड्राइयर जो पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करती है। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि लाइट सॉइल्स होते हैं, लॉन्ग सॉइल्स होते हैं, उसमें इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। वीड मैनेजमेंट, रबी की सारी जो वीड्स होती हैं वो सब इसमें आती हैं, जैसे बथुआ है, गजरी है, चटरी मटरी है, सेंजी है, अंकरी है। जब ये वीड आती हैं तो इसका वीड मैनेजमेंट सबसे अच्छा तो है कि आप इसमें वीडिंग कर दो। जब वीडिंग करोगे एक तो ज़मीन लूज होगी, एरिएशन बढ़ेगा, क्योंकि रूट्स में नोडुल्स हैं, तो गैस का एक्सचेंज अच्छे से होगा, तो वो अच्छे से नाइट्रोजन फिक्स कर पाएंगे और जो यील्ड है वो इंक्रीज होगी। जो 2 होइंग आप इसमें करनी है वो तीसरे और छठे हफ्ते में करनी है, यानी 21 से 25 दिन और आपका 45 से 50 दिन में आपने दूसरी होइंग कर देनी है इसके अंदर से, ताकि इसके जड़ों में एरिएशन भी होता रहे और पौधों के साथ मिट्टी भी लग जाए, जिससे थोड़ी बहुत अर्थिंग भी हो जाए, तो पौधा जब उसके ऊपर पॉड लगेंगे तो उससे गिरेगा नहीं। अगर आपको केमिकल वीड कंट्रोल पे जाना है तो आप फ्लूक्लोरिलीन, जिसको हम बेसालिन के नाम से जानते हैं, 0.75 kg यानी 750 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट 800 से 1000 लीटर पानी में डाल के हमें इसमें स्प्रे कर देनी चाहिए, उससे इसका कंट्रोल हो जाता है। और जब भी आप करो बेसालिन स्प्रे तो उसमें आपको इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन देने के बाद आप स्प्रे करना आपको चाहिए इसके अंदर। अब आती है बीमारियों की बात। तो ये पहली पिक्चर हमें दिखती है इसमें और दूसरी में, ये जड़ का पोर्शन हमें दिखाएगा विल्ट का और रूट रोट का, और ये जो पौधा अगर बड़ा है तो उसमें इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखेंगे। तो जो विल्ट आती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम और राइजोटोनिया सोलनाई जो फंगस होती है उससे आती है। जब सीडलिंग स्टेज में आती है तो उसके सीड का जो पोर्शन, तो जो जहाँ से रूट और शूट सिस्टम अलग होते हैं दोनों पोर्शन, उस जगह पे ये ब्लैकिश कलर के आपको उस पोर्शन में दिखाई देगा।
और जो आपका जब इसके रूट्स आएंगे तो प्लांट बड़ा प्लांट होगा, तो आपके जो सूट का पोर्शन है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा और सबसे नीचे से येलो होना स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसको हम विल्टिंग कहेंगे। और इसका कंट्रोल क्या है कि कार्बनिज्म है या सेरेसन है। 2.5 ग्राम पर केजी सीड के साथ इसका सीड ट्रीटमेंट कर दोगे तो इससे हम अवॉइड कर जाते हैं विल्टिंग को। ये हमारे क्रॉप को नुकसान नहीं करती। अगली है पाउडरी मिल्ड्यू, जो आप इन पत्तों पे और इन पोड्स पे देख रहे हो, ये पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स हैं। एरिस्ट्री पोलीगोनी से ही होता है। वाइट कलर के जो पाउडर के पैचेज होते हैं वो सरफेस के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, उनके टेंडल्स पे दिखाई देते हैं, स्टेम पे दिखाई देते हैं और पोड्स पे दिखाई देते हैं। तो जो आपका पूरा प्लांट है जब सीवियर इन्फेस्टेशन होगा तो वाइट पाउडर से वो सारा का सारा आपका पेड़ आपको भरा हुआ दिखेगा। इसका जो अगर आपको बचाव करना है तो सबसे पहले आप उसकी लेट प्लांटिंग नहीं करनी, यानी 15 अक्टूबर से लेके और हमें 10 अक्टूबर तक इसकी अगर बिजाई कर देते हो तो हम पाउडर मिल्ड्यू से निजात पा सकते हैं। अगर आ भी गया खेत में तो आप सल्फेक्स 3 ग्राम पर हेक्टेयर या 1 kg बोवास्टिन या 1 kg कैराथिन 1000 लीटर पानी में मिला के पर हेक्टेयर के रूप में अगर स्प्रे कर दोगे तो पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आती है रस्ट। जो रस्ट के है यूरोमाइसिस फेविया से होती है और जो पौधा होगा वो माल फॉर्म्ड रहेगा ढंग से, उसका जो फुटाव है उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक पौधा पहुँचेगा नहीं और सीवियर इन्फेस्टेशन में पौधा ड्राई आउट होकर मर भी जाता है। तो सारा का सारा पौधा जड़ के ऊपर से लेकर रूट तक सारा का सारा पौधा इससे इफेक्टेड हो सकता है रस्ट से। तो अर्ली सिम्टम्स जो आते हैं वो आपको येलो स्पोर्स देखेंगे, जो इस सेकेंड लीफ में आपको दिख रहे हैं, ऐसे येलो स्पोर्स देखेंगे जो राउंड होंगे, क्लस्टर के ऊपर आप मिलेंगे और ये बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो लाइट ब्राउन और पाउडरी अपीयरेंस इसकी दिखती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो प्लांट आपके इन्फेक्टेड है उनको अलग कर देना चाहिए और उनको बर्न कर देना चाहिए, या मैनको जो 75% वेटेबल पाउडर है उसको 2 kg पर हेक्टेयर 1000 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर देनी चाहिए। और अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तो हमें 2 से 3 स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर अगर हम करते हैं तो पी की जो रस्ट है उससे हम निजात पा सकते हैं। फिर है इंसेक्ट पी स्टेम फ्लाई, जो आपको पहली पिक्चर में दिख रही है, दूसरी पिक्चर में दिख रही है। इसमें फ्रूट फ्लाई है वो प्लांट के टिश्यू के अंदर अपने एग्स को ले करती है। मैगेट्स जो निकलते हैं वो इंटरनल जो टिश्यू स्टेम के उसको डैमेज करते हैं और जब इंटरनल सिस्टम उसका डैमेज हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्लांट मर जाएगा। और जो अर्ली प्लांटिंग होती है उसमें इसका अटैक ज़्यादा होता है, जैसे हमने सोइंग टाइम में किया कि ज़्यादा अर्ली करते हैं तो स्टेम बुरा आता है इसके अंदर, और टेम्परेचर भी उस टाइम इसका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो बोरस के अटैक हो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर 36 kg कार्बोफ्यूरॉन जिसे फ्यूराडोन 3G के नाम से जानते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, या फोरेट, ये अब मिलती नहीं है, थाइमेट के नाम से आती थी। 10% ग्रेनुल को हम जो सोइल अपनी सोइंग करेंगे उससे पहले सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं तो स्टेम फ्लाई का अटैक कम हो जाता है और अर्ली सोइंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। लीफ माइनर, इसके सिम्टम आपने हर फसल में लगभग देखने को मिल जाते हैं। ये जो पत्ती होती है उसके अंदर सुरंग बना रहती है और दिसंबर से लेकर मार्च के महीने तक इसका ज़्यादा आक्रमण होता है। अगर आपको एक कंट्रोल करना है तो 250 ml फॉस्फोमेडियन, जिसको डिमेक्रोन के नाम से जानते हैं, मेटासिस्टोक्स 25 cc और रगोर डाइमेथोएट 30 cc को 1000 लीटर पानी में मिला के 1 लीटर को आप स्प्रे करोगे तो इसका अटैक जो है लीफ माइनर का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पी एफिड, ये एफिड आपको पोड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, प्लांट का सेप है उसको सोख लेंगे, उसकी सकिंग करेंगे, तो जब उसके अंदर से क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा तो वो पेल और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और सीवियर जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेस्टेशन हो जाता है तो जो प्लांट है पूरा का पूरा येलो हो जाता है और क्लोरोफिल नहीं होगी तो इतने सारे पोड्स के अंदर जो सीड का डेवलपमेंट है वो चेक हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ चेक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2.5 लीटर डाइमेथोएट यानी रगोर और ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल यानी मेटासिस्टोक्स को
1000 लीटर पानी में डाल के हमें स्प्रे कर देनी है पर हेक्टेयर, और 10 से 12 दिन में दूसरा स्प्रे कर देना है, तो पी एफिड का कंट्रोल हमारा हो जाता है। फिर आता है पोड बोरर। पोड बोरर क्या करेगा, पोड्स के अंदर जो ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको खाना स्टार्ट कर देगा, और जितना आप लेट बिजाई करोगे यानी 15 नवंबर के बाद जैसे जैसे सोइंग करोगे तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए आप मोनोक्रोटोफास 500 ml, 200 ml फेनवरलेट, 20 cc 125 ml साइबरमेथ्रिन या कार्बरिल 1 kg को आप 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर आप स्प्रे करोगे पर हेक्टेयर में, तो पी का पोड बोरर इसका कंट्रोल कर सकते हो। बस हमें ये ध्यान रखना, जब आप स्प्रे करते हो इनमें से किसी भी केमिकल की, तो 15 दिन तक हमें जो उसकी पोड्स हैं उसकी पिकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका रेजिड्यू हमारे वो फूड स्टफ है उसमें आ जाएगा। और लास्ट जो आता है इसमें वो थ्रिप्स। ये क्या करेगा, थ्रिप्स जो सेल सेप है उसको सक करना स्टार्ट कर देगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम 250 ml साइपरमेथ्रिन 1000 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करते हैं, तो एफिड का कंट्रोल हो जाता है। अब आती बात हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग हमें टेंडर जो सीड्स होते हैं यानी ग्रीन पोड्स होते हैं उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। नंबर ऑफ पिकिंग किस पे डिपेंड करेगी कि वो किस मैच्योरिटी आती है, 2 बार पिकिंग से काम चल जाता है, 3 बार करनी पड़ेगी। और जो आप जो पिकिंग करोगे वो या तो मॉर्निंग में करो या आफ्टरनून के बाद करो, दोपहर में पिकिंग ना करो। जो दोपहर में पिकिंग करते हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी कम हो जाती है ड्यू टू हीट स्ट्रेस। कुछ और भी इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं जो इंडिया में बोई जाती है अर्ली वैरायटीज़ में, AP3, मटर अगेता 7, मटर 6 और अर्कल। और टाइमली जो वैरायटीज़ हैं वो पंजाब 89 और मिट्टी फड़ी 2 और वैरायटी हैं जो टाइमली सोन पी में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जब आप खेती करते हो तो हमें ध्यान रखना है कि जो हानिकारक इंसेक्टिसाइड है जिसके प्रभाव लंबे समय तक आते हैं, 20 दिन से ऊपर चले जाते हैं, तो उनका प्रभाव उनका स्प्रे हमें अवॉइड करना चाहिए, और 15 से 20 दिन का पीरियड हमें रखना चाहिए स्प्रे के और अपनी पोड्स की पिकिंग के बीच में। अब जब भी आप केमिकल्स को अप्लाई करो या सीड का ट्रीटमेंट करो तो डायरेक्ट हाथ से उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो इन्फेक्शन उसके जो टॉक्सिटी वो हमारे अंदर भी आ जाएगी। रबर ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए अगर आपको ग्रेन्यूल्स डाल रहे हो या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो। और इंसेक्टिसाइड जब आप भी डालो तो उसको जो आपका लिविंग एरिया उससे आपको दूर रखना चाहिए, क्योंकि मटर खाने में अच्छा लगता है, तो अगर वो फंजीसाइड का कोई वहाँ अवशेष पड़े हैं आपके पास, उसके डब्बे पड़े हैं, तो उससे आपके अंदर टॉक्सिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिंदगी तेरे साथ यूं ही यार गुजरती जाए, हर पल ख्वाब इंद्रधनुषा बुनती जाए, यही तमन्ना यही आरजू यही हसरत, तेरे इश्क का जनून उम्र संग बढ़ता जाए, दौलत शोहरत रुपया पैसा सब आनी जानी, रुतबा मेरा तेरे साथ होने से यार मेरे बढ़ता जाए। चुप हैं भंवरे मौन पपीहा शांत गुलिस्ता, अब लो अंगड़ाई आंगन में रौनक करती जाए, हाँ दिल में है कुछ बात अधूरी मुलाकात अधूरी, जी करता है माही तुझे आज आवाज़ लगा दी जाए। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की इस श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।